नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है गाइड ऑफ मैट। तो दोस्तों बात करते हैं आज हम लोग पेट्रोल पंप अकाउंटिंग की। दोस्तों पेट्रोल पंप अकाउंटिंग की अगर हम लोग बात करें तो इस अकाउंटिंग को करने से पहले आप लोगों को फ्रेंचाइजीज के बारे में समझना पड़ेगा। अब फ्रेंचाइजीज क्या होती हैं पहले ये समझ लेते हैं। दोस्तों फ्रेंचाइजीज का मतलब यहाँ पर ये है कि पेट्रोल में जब भी आप लोग प्रोडक्ट्स को सेल आउट करेंगे तो उनके लिए आपको स्पेशल परमिशन लेनी ही पड़ेगी। जैसे आप लोग पेट्रोल बेचना चाहते हैं या आप लोग डीजल या आप लोग लुब्रिकेंट बेचना चाहते हैं तो स्पेशल परमिशन आप लोग को गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। लेकिन कुछ ऐसी ऑथराइज एजेंसीज हैं जिनकी अगर आप लोग फ्रेंचाइजीज खरीद लें तो आप लोग को ये राइट मिल जाते हैं कि आप लोग इन प्रोडक्ट्स को सेल आउट कर सकते हैं। जैसे हिंदुस्तान लिमिटेड, हिंदुस्तान ऑयल लिमिटेड या ऑयल इंडिया लिमिटेड या भारत पेट्रोलियम लिमिटेड, रिलायंस लिमिटेड। तो ये सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो आप लोग क्या कर सकते हैं, इन कंपनी से फ्रेंचाइजीज खरीद कर और इन्हीं प्रोडक्ट्स को, जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताए जैसे कि पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेंट, ये सारे प्रोडक्ट्स आप लोग मार्केट में सेल्स कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आप लोग को फ्रेंचाइजीज लेनी पड़ेगी, ओनरशिप लेनी पड़ेगी, तभी आप लोग को परमिशन मिलेगी इन प्रोडक्ट्स को सेल करने की। अब सवाल ये आता है कि सबसे पहले आप जो परचेज करेंगे वो क्या क्या चीजें परचेज करेंगे। परचेज यही 3 चीजें आप लोग करेंगे इनसे। क्या? पहला पेट्रोल, दूसरा डीजल और तीसरा लुब्रिकेंट। इन चीजों को आप लोग इनसे खरीदेंगे। अब खरीदने के बाद आप लोग जब सेल करेंगे तो सेल में आप लोग को कई सारे मेथड्स मिलेंगे। जैसा कि सबसे पहला मेथड आता है आप लोग के पास कैश, दूसरा मेथड आता है आप लोग के पास ऑनलाइन पेमेंट्स का। तो बेसिकली ऑनलाइन पेमेंट्स बहुत ज्यादा चलती हैं और मार्केट्स में एटीएम कार्ड का पेमेंट भी होता है, चेक से भी पेमेंट लोग करते हैं। तो कई सारे ऑप्शंस हैं जिससे आप लोग इनकी सेल करते हैं। लेकिन एक ऑप्शन और होता है क्रेडिट सेल्स का। अब दोस्तों आप लोग को ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्रेडिट सेल्स कैसे होता है। इसके अंदर मैं आप लोग को समझाता हूं कि क्रेडिट सेल्स करने के लिए सिंपल सा एक मीनिंग होता है। जैसे मान लीजिए कोई एक बिजनेस है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का काम है। अब ट्रांसपोर्टेशन के काम में क्या होता है कि हर महीने हर दिन आप लोगों का जो ट्रक है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि उस ट्रक को एक ऑथराइज जगह दे देते हैं कि यहां से ही आप अपना पेट्रोल, डीजल या लुब्रिकेंट जो भी है आप लोग यहीं से डलवाइएगा। हम लोग क्या करेंगे, मंथली आप लोग को पेमेंट कर देंगे। तो इस टाइम पर क्या होता है कि क्रेडिट सेल्स का पॉइंट हो जाता है। यानी वो जो हमारी एजेंसी होती है वो क्या करती है, हम लोग को क्रेडिट सेल्स की फैसिलिटी दे देती है और हम लोग 1 महीने बाद उसे पेमेंट कर देते हैं। अब बात यहां पर आती है कि अगर आप लोगों ने इस कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो उसके बाद जीएसटी की बात कर देते हैं। अब दोस्तों जीएसटी की अगर हम बात करें तो जीएसटी का जो कॉन्सेप्ट है वो पेट्रोल और डीजल पर तो नहीं लगेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल नॉन जीएसटी गुड्स होते हैं। दूसरी बात ये कि अगर ये नॉन जीएसटी गुड्स हैं तो इन पर जो आईटीसी आप लोगों को क्लेम होना चाहिए था वो नहीं होगा। तो बेसिकली नॉन जीएसटी गुड्स है तो कोई टैक्स तो लगेगा ही नहीं। तो बेसिकली आप इस पर भी कोई भी आईटीसी क्लेम नहीं कर पाएंगे। लेकिन बात करें लुब्रिकेंट्स की तो लुब्रिकेंट्स पे जो जीएसटी का रेट है वो 18% है और उसका जो आईटीसी है आप क्लेम कर सकते हैं। तो यहां पर बात इन 2 पॉइंट्स की थी, मैंने आप लोग को समझा दिया। अब बेसिकली जब आप लोग इनमें डील करना शुरू करेंगे तो आप लोग के पास 2 वैरायटी ऑफ स्टॉक आएंगे। अब 2 वैरायटी ऑफ स्टॉक की मैं बात कर रहा हूं, एक है एक्चुअल स्टॉक और एक है फिजिकल स्टॉक। क्या होता है जब हम लोग वर्किंग कर रहे होते हैं और जब हम लोग इनकी प्रोडक्ट्स की सेल्स या परचेजेस कर रहे होते हैं तो हमारे पास कहीं ना कहीं एक्चुअल और फिजिकल स्टॉक्स में डिफरेंसेस आ जाते हैं। अब इन डिफरेंसेस के आने के कारण क्या होते हैं, मान लीजिए कि सप्लाई उधर से हुई, कंपनीज ने सप्लाईज की तो सप्लाईज मान लीजिए कम कर दी, या आपका जो पेट्रोल है या डीजल है वो डिस्ट्रॉय हो गया या लीक हो गया। तो किसी भी कारण की वजह से ये शॉर्टेज हो जाती है। अब क्या होता है कि जैसे रिलायंस कंपनी लिमिटेड है, भारत पेट्रोलियम लिमिटेड है, इन लोगों ने अपनी तरफ से जब ये ऑर्डर को डिलीवर किया तो ये सारी फॉल्ट उनकी तरफ से होती है। तो क्या करते हैं वो लोग, उसके बदले में आप लोगों को इंसेंटिव दे देते हैं। तो आपका जो लॉस है वो रिकवर हो जाता है। दोस्तों पेट्रोल पंप अकाउंटिंग की अगर हम बात कर रहे हैं तो इसके अंदर हमारे पास एक एक्सपेंस और आता है जो कि इनडायरेक्ट खर्चा होता है। बिजनेस करते समय हम लोग को ये ध्यान रखना है कि ये इनडायरेक्ट खर्चा हमारा होगा ही होगा। जैसे लाइट का खर्चा, वाटर बिल, उसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, उसके अलावा स्टाफ की सैलरी, स्टाफ एक्सपेंसेस और लाइसेंसिंग फी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो दोस्तों ये सारे एक्सपेंसेस भी हम लोगों को साथ साथ पेट्रोल पंप अकाउंटिंग करते समय देखने पड़ेंगे।
तो ये भी बिजनेस का एक्सपेंस गिना जाएगा। तो ये है एक पूरा प्रोसेस जो मैंने आप लोगों को बताया कि पेट्रोल पंप अकाउंटिंग को करने के लिए बहुत जरूरी होता है, बट आप लोगों को ये समझना होगा कि ये टैली पर कैसे होगा। तो चलिए मैं आप लोगों को लेकर चलता हूं टैली की स्क्रीन पर और आप लोगों को समझाता हूं कि प्रैक्टिकली ये सारा कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है और इसे आप लोग कैसे अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और आप लोग को दिखाते हैं इसका प्रैक्टिकल डेमो। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग कंपनी क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला काम कंपनी क्रिएट करेंगे। नाम दे देते हैं कंपनी को पेट्रोल पंप अकाउंटिंग। उसके बाद हम लोग यहाँ पर दूसरा काम करते हैं कि उसका एक एड्रेस भी यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पर जो एड्रेस एंटर कर दिया है वो उत्तम नगर डाल दिया है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर स्टेट ले लेते हैं दिल्ली और यहाँ पर इसे कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेते हैं। बाकी हमारी सारी डिटेल्स ठीक हैं। तो हमने ये काम पहला कर लिया है। अब दोस्तों सबसे जो हमारा नेक्स्ट वर्क आता है वो हमारे पास आता है कि हमें जीएसटी का ऑप्शन यस करना है। तो F11 F3 करिए और यहाँ पर यस करने के बाद आप यहाँ पर जीएसटी नंबर डाल दीजिए। जो भी आप लोग का कंपनी का जीएसटी नंबर है वो यहाँ पर डाल दीजिए और उसके बाद आप चाहें तो ई वे बिल का ऑप्शन नो कर सकते हैं या तो आप इसे यस भी रख सकते हैं। कोई इशू नहीं है इसमें, आप इसे यस रखिए या नो रखिए। मैंने इसे यस रखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंट्रोल ए से इसे एक्सेप्ट कर लीजिए और एक्सेप्ट करके गेटवे ऑफ टैली पर आ जाइए। उसके बाद हम लोग को जो ज़रूरत लेजर्स हैं वो हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर लेंगे। तो हमें जो भी ज़रूरत है, जो भी लेजर्स हमें रिक्वायर्ड हैं वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। अब सबसे पहले परचेज अकाउंट की ज़रूरत है, तो परचेज अकाउंट हम लोग बना लेते हैं लेजर में जाके परचेज अकाउंट के अंदर। उसके बाद हम लोग को नेक्स्ट लेजर जो चाहिए वो है हमारा कैनरा बैंक, जो कि हम लोग को रिक्वायर्ड होगा जब हम लोग पेमेंट करेंगे। तो बैंक से सारी की सारी पेमेंट्स डिडक्ट होती है, तो हम लोग बैंक यहाँ पे बना लेते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो लेजर है हम लोग यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं। नेक्स्ट लेजर हम लोग पार्टीज का लेजर क्रिएट कर लेते हैं। दोस्तों पार्टीज का लेजर क्रिएट करने के लिए हम लोग यहाँ पर सबसे पहले भारत पेट्रोलियम, जो कि हमारी एक कंपनी है, एक एजेंसी है जहाँ से हम लोग फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। जिन की फ्रेंचाइजी हम लोग ले सकते हैं, तो इसे हम लोग क्रेडिटर के अंदर बना लेते हैं, क्योंकि इनसे क्या करने वाले हैं, हम लोग प्रोडक्ट्स को खरीदने वाले हैं। फ्रेंचाइजी लेने के बाद प्रोडक्ट तो इन्हीं से खरीदने पड़ेंगे। तो बेसिकली हमारे प्रोडक्ट्स को हम लोग को खरीदना है इनसे, तो इनका जीएसटी नंबर भी हम लोग यहाँ पर एंटर कर देते हैं। तो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे रेगुलर लेकर इनका जीएसटी नंबर जो है यहाँ पर एंटर कर दिया है। उसी तरीके से हम लोग सारे बना लेंगे। तो जैसा कि हमारे पास भारत पेट्रोलियम बन गया, हम लोग रिलायंस पेट्रोलियम में बना लेते हैं। ये सारी की सारी क्या हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सारी फ्रेंचाइजीज लें और सारी फ्रेंचाइजीज से आप सामान खरीदें। जिसकी फ्रेंचाइजीज लेंगे उन्हीं से आप लोग बेसिकली प्रोडक्ट खरीदेंगे। तो बेसिकली हमारे पास रिलायंस जो है, रिलायंस पेट्रोलियम है, इंडिया ऑयल पेट्रोलियम है, यहाँ से हम अपना क्या कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए इन लोगों को क्रेडिटर बना रहे हैं, ताकि हम लोग यहाँ से आप लोगों को प्रोडक्ट खरीद कर दिखा सकें। तो मैं इसलिए चारों फ्रेंचाइजीज ले रहा हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि अलग अलग फ्रेंचाइजी से कैसे कैसे हम लोग डीलिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर चारों फ्रेंचाइजीज बना लिए हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और बाकी 3 भी मैंने यहाँ पर क्रिएट कर लिए, भारत पेट्रोलियम, रिलायंस पेट्रोलियम, ऑयल इंडिया पेट्रोलियम। ये सारी हम लोगों ने क्रिएट कर लिया और इनका जीएसटी नंबर भी हम लोगों ने एंटर कर दिया। अब बात करते हैं और क्या रिक्वायर्ड लेजर्स हैं जो हम लोग को चाहिए यहाँ पर। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग इन्वेंट्री क्रिएट करेंगे। इन्वेंट्री क्रिएट करने के लिए हम लोग इन्वेंट्री इन्फो पे चलते हैं और वहाँ पर हम लोग क्रिएट करेंगे इन्वेंट्री। बट उससे पहले हम लोग लेजर्स चेक कर लेते हैं जो हमने बनाए थे। तो ये देखिए हमारे पास ये सारे लेजर्स आ चुके हैं। अब चलते हैं हम लोग इन्वेंट्री क्रिएट करते हैं और आइटम क्रिएट करते हैं। हमारे पास हम लोग को 3 आइटम्स हैं जिनमें हम डील करेंगे। सबसे पहला आइटम जो है पेट्रोल। पेट्रोल को हम लोग ऑल्ट सी करके लीटर्स में क्रिएट करेंगे इसका यूनिट और KLR किलो लीटर यहाँ पर ले लेंगे। उसके बाद जीएसटी एप्लीकेबल को यस करेंगे यहाँ पर, और यहाँ पर यस करने के बाद ये एक नॉन जीएसटी गुड्स है, इसे यस कर देंगे। अगर मान लीजिए ये ऑप्शन आप लोग का नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर इसी स्क्रीन पर F12 प्रेस करिए और जितने ऑप्शन आपको दिख रहे हैं सारे के सारे यस कर दीजिए। ये ऑप्शन आपको शो होने लग जाएगा। तो बेसिकली ये ऑप्शन शो होने के बाद आप इसे यस करिए और यहाँ पर गुड्स ले लीजिए। उसके बाद दूसरा प्रोडक्ट हम लोग बना लेते हैं डीजल, जिस पर जीएसटी नहीं लगता है।
तो बेसिकली ये भी एक नॉन जीएसटी गुड्स है, तो इसको भी सेम वैसे ही बनाएंगे, लीटर्स लेकर यस करेंगे और नॉन जीएसटी गुड्स को यस कर देंगे। तो हमने ये तीनों काम कर दिए हैं इस पर, नॉन जीएसटी गुड्स इसे भी मान लिया है। नेक्स्ट जो है हमारे पास आता है लुब्रिकेंट। लुब्रिकेंट एक नॉन जीएसटी गुड्स नहीं है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैंने बताया भी था आप लोग को कि लुब्रिकेंट जो है वो 18% गुड्स का उस पर जीएसटी लगता है और 18% उस पर जीएसटी चार्ज होगा। तो यहाँ पर हम लोग लुब्रिकेंट्स के अंदर यस कर देते हैं जीएसटी डिटेल्स को, और यहाँ पर हम लोग उसका डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं लुब्रिकेंट्स, और लुब्रिकेंट डिस्क्रिप्शन डालने के बाद हम लोग ये बता देते हैं कि उसका HSN कोड्स क्या है, और HSN कोड बताने के बाद हम लोग ये बता देते हैं कि वो टैक्सेबल है और किस रेट से टैक्सेबल है, ये हम लोग को बताना बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पे कह दिया टैक्सेबल और बताया कि किस रेट से टैक्सेबल है, तो 18% इंटीग्रेटेड रेट हो गया। अब 1 अप्रैल से एप्लीकेबल है, गुड्स ले लेते हैं, एंटर करके एक्सेप्ट कर लेते हैं। तीनों गुड्स हमारे बन चुके हैं। दोस्तों अब चलते हैं, तीनों गुड्स देख लिया हमने कि क्या क्या बन चुके हैं हमारे पास। नेक्स्ट वर्क आता है हमारे पास, अब हम चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर पे एंट्री करने के लिए। बेसिकली एंट्री करना है तो उससे पहले हम लोग गोडाउन बनाना चाहेंगे, क्योंकि हमारा जो सामान आएगा ये सारा का सारा अलग अलग गोडाउन पे आएगा। जैसे हम लोग को टैंक बनाने पड़ेंगे, इन्वेंट्री इन्फो पे जाइए, गोडाउन बनाइए, क्रिएट करिए। क्या क्रिएट करना है, 3 तरह के गोडाउन बनाएंगे, क्योंकि ये जो हमारा सामान रहेगा ये सारा का सारा सामान हमारा अलग अलग टैंक में रहेगा। तो पहला टैंक जो हमने बनाया वो पेट्रोल का बनाया, दूसरा टैंक हम लोग यहाँ पे क्रिएट करेंगे जो कि है हमारा डीजल का, और तीसरा टैंक हम लोग क्रिएट करेंगे लुब्रिकेंट का। तो ये तीनों टैंक्स में अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट्स रहेंगे और ये बेसिकली हमारे गोडाउन्स हैं जो हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीनों टैंक मैंने यहाँ पे बना लिए हैं, और टैंक 1, टैंक 2 और टैंक 3 को हम लोगों ने यहाँ पे बता भी दिया है कि ये किस किस के लिए एलोकेटेड हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब हम लोगों ने ये तीनों टैंक क्रिएट कर लिए हैं। अब जो हम सामान परचेज करने वाले हैं, तो सबसे पहला काम हमारा रहेगा अकाउंटिंग वाउचर में जाके हम लोग परचेज की एंट्री करते हैं। तो चलिए अकाउंटिंग वाउचर पे चलते हैं और यहाँ पर हम लोग परचेज की एंट्री करते हैं। बट उससे पहले आप देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर मोड आ रहा है, तो Alt-I प्रेस करिए और नेम ऑफ आइटम मोड कर लीजिए। उसके बाद 001 इनवॉइस नंबर डाल दीजिए, आप लोग का पहला इनवॉइस नंबर है, और यहाँ पर भारत पेट्रोलियम से हम लोग क्या कर सकते हैं, परचेज कर लेते हैं। सो भारत पेट्रोलियम से हम लोगों ने परचेज किया क्योंकि एक ऑथराइज एजेंसी है, वहाँ से हम लोगों ने खरीदा पेट्रोल। अब पेट्रोल कौन से गोडाउन से आएगा, ये बेसिकली टैंक 1 में ही आएगा। जो आप खरीद रहे हैं वो किस गोडाउन में आएगा ये आप लोगों को बताना पड़ेगा। 1000 लीटर 60 रुपये के हिसाब से, 1000 लीटर हम लोगों ने 72 रुपीज़ के हिसाब से जो है ले लिया पेट्रोल। उसके साथ साथ हम लोग डीजल भी खरीद लेते हैं। सो डीजल हमारा डीजल टैंक में आ जाएगा, इसमें हम लोग डलवा लेंगे उसे, और इसको भी हम लोगों ने 1000 लीटर खरीद लिया 60 रुपये के हिसाब से। तीसरा हम लोग खरीद लेते हैं यहाँ पर जो है लुब्रिकेंट। ध्यान रखिएगा पहले दोनों पर तो जीएसटी नहीं लगेगा, लेकिन जो लुब्रिकेंट है इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होगा। तो बेसिकली यहाँ पर 500 लीटर हम लोगों ने ले लिया 200 रुपये के रेट से, और अगर हम यहाँ पर जीएसटी लगाएंगे तो CGST और SGST लगेगा, क्योंकि जो भारत पेट्रोलियम है वो दिल्ली की एजेंसी है। तो यहाँ पर ड्यूटी दिल्ली की एजेंसी है और हमारी कंपनी भी दिल्ली की है, तो यहाँ पे CGST और SGST। अब आप देख सकते हैं यहाँ पर 9000 रुपये लग रहा है, इसका मतलब 1 लाख रुपए पर 9% लग रहा है। तो वो 1 लाख रुपए क्या है, लुब्रिकेंट्स का। तो आप देख सकते हैं इसका एनालिसिस भी आप लोग चेक कर सकते हैं टैक्स एनालिसिस पे जाके। तो यहाँ पर टैक्स एनालिसिस रिपोर्ट में आप लोग को देखने को मिलेगा कि ये कैसे दिख रहा है। तो आप देखिए नॉन जीएसटी गुड्स है जिस पर जीएसटी नहीं लगा है, Alt-F1 करके आप लोग देख सकते हैं नॉन जीएसटी सप्लाई पर कोई भी टैक्स नहीं लगा है, लेकिन यहाँ पर जो टैक्सेबल है वो कौन कौन सी सप्लाई है, वो है लुब्रिकेंट। तो यहाँ पर इसे ई-वे बिल नो रख दीजिए और एक्सेप्ट कर दीजिए। तो ये हो गया एक तरह का परचेज। आप चाहें तो परचेज के और टाइप भी कर सकते हैं। और टाइप क्या, पेट्रोल और डीजल कहीं और से खरीद सकते हैं, लुब्रिकेंट कहीं और से ले सकते हैं। तो मैं एक और काम करके दिखाता हूं आप लोगों को, किसी और एजेंसी से मैं यहाँ पे खरीद कर दिखाता हूं वही चीज़, लेकिन पेट्रोल डीजल एक जगह से और लुब्रिकेंट एक जगह से, ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, पेट्रोल खरीदा, पेट्रोल गोडाउन के लिए हम लोगों ने इस जगह से 1500 लीटर, लेकिन थोड़ा सस्ता मिल गया। हो सकता है हम लोग दूसरे गोडाउन से लें, दूसरी एजेंसी से लें तो हम ले थोड़ा सा सस्ता मिल जाए, क्योंकि हम लोग तो एजेंसी हैं, हमें पेट्रोल चाहिए तो हम लोग हिंदुस्तान पेट्रोलियम से लें या हम लोग किसी और एजेंसी ले, ये हमारे हाथ में है। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, इसे एक्सेप्ट कर लिया, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि ये नॉन जीएसटी गुड्स हैं।
तीसरा हम लोग परचेज कर रहे हैं लुब्रिकेंट, और यहाँ पर हम लोगों ने ऑयल इंडिया पेट्रोलियम से ही लुब्रिकेंट परचेज कर लिया, लेकिन इस पर ध्यान रखिएगा जीएसटी लगेगा। तो यहाँ पर हम लोग लुब्रिकेंट ले रहे हैं, लुब्रिकेंट टैंक में हम लोग ने लुब्रिकेंट डलवा लिया है। उसके बाद हम यहाँ पर 1800 लीटर रेट ले लेते हैं, थोड़ा सा महंगा मिल रहा है हम लोग को यहाँ पर 220 रुपये के हिसाब से। उसके बाद यहाँ पे CGST लगाया और HGST लगाया, यहाँ पे नो कर देते हैं और इसे एक्सेप्ट कर देते हैं। तो बेसिकली हमारे परचेजेस हो चुके हैं, अब हमारे पास सामान आ चुका है। एक बार स्टॉक समरी चेक कर लेते हैं कि स्टॉक्स हमारे पास अवेलेबल है या नहीं। तो स्टॉक समरी पे आकर आप लोग एक बार रिपोर्ट देख लीजिए। यहाँ पर आप लोग डिस्प्ले डे बुक में जाकर रिपोर्ट देख सकते हैं, स्टॉक समरी में जाके समरी देख सकते हैं, डीजल जो आपके पास आया, पेट्रोलियम जो भी आप लोग के पास आया कैसे आया। और यहाँ पर अगर आप एक काम करें तो आप F9 की प्रेस करके यहाँ पर एक और काम कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए स्टॉक समरी पर और स्टॉक समरी पर जाकर F9 की प्रेस करिए। F9 की प्रेस कर आप लोग गोडाउन समरी भी देख सकते हैं यहाँ पर। तो F9 की जैसे ही हम लोग प्रेस करेंगे यहाँ पर, तो वहाँ पर आप गोडाउन समरी भी चेक कर सकते हैं कि गोडाउन में कितना कितना पहुँचा हुआ है और कौन कौन से गोडाउन में कितना कितना प्रोडक्ट है। तो अवेलेबल प्रोडक्ट भी आप लोग को दिखाई दे रहा है, कौन कौन से गोडाउन में कितना कितना प्रोडक्ट है यहाँ पर वो भी शो हो रहा है। सो बेसिकली आप लोग को ये सारी डिटेल्स यहाँ पर देखने को मिलेगी। और बात करते हैं अगले पॉइंट की। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं, परचेज हो चुका है हमारा। अब क्या करना है हम लोग को, परचेज करने के बाद हमें इन प्रोडक्ट्स को सेल आउट करना है। सेल आउट करना है ये हमने देख लिया है, सारी डिटेल्स देख ली है, सारी रिपोर्ट्स भी देख ली है, किस तरह से हमारा जो प्रोडक्ट्स है, किस तरह से हमारा प्रोडक्ट्स अलग अलग गोडाउन्स में दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों ने ये चेक कर लिया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर तरीके से हमारा गोडाउन और हमें हमारा प्रोडक्ट भी दिखाई दे रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वर्क पर। हमारा नेक्स्ट टास्क आता है कि हम लोग को करना क्या है, सेल करना है। तो सेल कर लेते हैं, क्योंकि हम लोग को सेल 3 टाइप की करनी है। एक तो कैश सेल करनी है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कैश सेल कर लेते हैं। कैश सेल्स क्या होती है, जो भी कस्टमर्स आते हैं उन लोगों को हम लोग सेल करते हैं, सप्लाई करते हैं। तो वो लोग हमें 2 लीटर 3 लीटर पेट्रोल डलवा लेते हैं अपने जो गाड़ी है उसमें। तो हम लोग यहाँ पर कैश सेल्स करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर कस्टमर्स कैश सेल्स के आते हैं। अब मान लीजिए उन्होंने डीजल डलवाया, तो डीजल सपोज करिए उन्होंने 2 लीटर डलवा लिया, तो हम लोगों ने उससे प्राइस चार्ज कर लिया कि भाई 2 लीटर का जो चार्ज है पर लीटर जो है 65 रुपीज़ का है। इस तरीके से डीजल और पेट्रोल अगर आप डलवाओगे, तो बेसिकली अगर आप पेट्रोल भी डलवाते हो तो आपको इतना चार्ज देना पड़ेगा, 1 लीटर का इतना चार्ज है। तो डीजल डलवाइए या पेट्रोल डलवाइए, इट्स योर चॉइस कि आपने डीजल सेल आउट किया, पेट्रोल सेल आउट किया, क्या सेल आउट किया ये आपको बताना है। बट इन दोनों पर आपको जीएसटी नहीं लगाना। बेसिकली हम लोग को पता ही है कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं ये नॉन जीएसटी प्रोडक्ट्स हैं, तो हम लोग को इस पर जीएसटी नहीं चार्ज करना है। अब बात करते हैं कि कैश सेल्स हम एक और कर सकते हैं जिसमें हम लोग जीएसटी चार्ज कर सकते हैं। बट हम लोग अगर लुब्रिकेंट सेल करें, अगर हम लोग मान लीजिए कि सेल कर रहे हैं किसी कंपनी को, अब कंपनी ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी को हम लोग सेल आउट करते हैं, तो उनको क्रेडिट पर हम लोग सेल कर सकते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन एजेंसी जैसे कि मेरी श्री हरि ट्रांसपोर्ट एजेंसी है, ये क्या कर रही है, ये हमसे क्रेडिट पर ये सारी चीज़ें खरीद रही है, क्योंकि इसका बिजनेस है और ये बिजनेस चलाती है। तो बेसिकली एक अनरजिस्टर्ड पार्टी है, तो हम लोग यहाँ पे अनरजिस्टर्ड पार्टी ले लेते हैं। तो ये बिजनेस कैरी ऑन करते हैं, तो ये महीने में पेमेंट करते हैं, 1 महीना जब भी हो जाता है तब ये पेमेंट कर देते हैं। तो इनको हम लोगों ने सप्लाई किया लुब्रिकेंट ट्रक के लिए इनके। तो बेसिकली हम लोग इस टैंक से इनको लुब्रिकेंट सेल कर रहे हैं ट्रक के लिए। तो जो ट्रक्स होते हैं इनके सारे के सारे ट्रक्स, उनमें 50 लीटर का जो पेट्रोल है लुब्रिकेंट है वो डल जाता है। और अगर लुब्रिकेंट लेंगे तो उस पर CGST और HGST हम लोग चार्ज कर लेंगे। और साथ में अगर पेट्रोल लेते हैं तो पेट्रोल पे हम लोग CGST HGST चार्ज नहीं करेंगे, क्योंकि वो नॉन GST गुड्स है। तो हम लोग को ये समझ में आ चुका है कि हमारे पास यहाँ पर अगर एजेंसीज को सेल आउट करते हैं तो CGST HGST चार्ज होगा ही होगा, लेकिन लुब्रिकेंट के केस में, लेकिन पेट्रोल के केस में कोई भी CGST और HGST चार्ज नहीं होगा। तो यहाँ पर बात आ गई, हम लोगों ने एक एजेंसी को भी क्रेडिट पर ये जो सामान है सप्लाई कर दिया। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। मान लीजिए कई पार्टीज ऐसी होती हैं जो हमें सेल तो करती हैं, लेकिन पेमेंट हम लोग को UPI मोड में दे देती हैं। UPI मोड यानी कैनरा बैंक, या हम लोग को बैंक के थ्रू पेमेंट कर देती हैं। तो मान लीजिए हम लोग को पेमेंट मिली है बैंक के थ्रू। अब बैंक में बहुत सारे मोड्स होते हैं, जैसे आप लोग को चेक मिल जाए या आप लोग को ATM कार्ड से हो जाए, तो ये सारे मोड आप लोग को लेने पड़ेंगे। मान लीजिए आप लोगों ने पेट्रोल सेल आउट किया और 5 लीटर का पेट्रोल आप लोगों ने सेल आउट किया। अब यहाँ पर मोड तो नहीं आ रहे, आप देख सकते हैं यहाँ पर चेक और DD का मोड आ रहा है,
यहाँ पे कैश मोड आ रहा है, ई ट्रांसफर आ रहा है, अदर आ रहा है, लेकिन यहाँ पर पेटीएम और ये सब मोड नहीं आ रहे। आप चाहें तो यहाँ पर वो मोड ला सकते हैं। इसके लिए आप लोगों को करना होगा F11 F1, और F11 F1 करने के बाद आप लोग को यहाँ पर बैंकिंग फीचर में जाकर सेट ऑल्टर बैंकिंग फीचर को यस करना होगा। सेट ऑल्टर बैंकिंग फीचर को यस कर दीजिए, इसको यस करने का रिक्वायरमेंट है। और दूसरा आप लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शन टाइप को भी यस कर दीजिए। अब ट्रांजैक्शन टाइप में आप लोग को ये सारे मोड्स ऑफ पेमेंट्स मिलते हैं, ये सारे मोड्स ऑफ पेमेंट को आप कर दीजिए यस। यानी पेमेंट्स के लिए भी आप लोग इन्हें यूज़ कर सकते हैं और रिसिप्ट के लिए भी आप लोग इन्हें यूज़ कर सकते हैं। आप ECS चाहें, आप इलेक्ट्रॉनिक चेक चाहें, आप लोग DD चाहें, या आप ई फंड ट्रांसफर चाहें, कोई भी मोड, मैंने सारे ही मोड ऑन कर दिए हैं। अब इसे कंट्रोल से एक्सेप्ट करिए, और अब आप देखिएगा जैसे ही मैं इस एंट्री को करने जाऊंगा और जैसे ही ये स्क्रीन एक्सेप्ट होगी, तब मेरे पास मोड ऑफ पेमेंट बहुत सारे आ जाएंगे। ये देखिएगा, ये देखिए यहाँ पर चेक DD आ रहा है। अब यहाँ देखिए आप लोगों के पास ATM कार्ड, सारे मोड्स ऑफ पेमेंट्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप ATM ले लीजिए, ATM नंबर डाल दीजिए, उसके बाद आप लोग यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट ले सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही ईजी तरीका। बट ज़्यादातर जो ट्रांजेक्शन होती हैं वो हमारी पेटीएम के थ्रू होती हैं, तो हम लोग यहाँ पर पेटीएम के थ्रू भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। सो बेसिकली पेटीएम मोड भी हम लोग ले सकते हैं। कैनरा बैंक का ट्रांजैक्शन है, हम लोग सेल आउट कर रहे हैं, या मोड ऑफ पेमेंट हम लोग बदल सकते हैं, पेटीएम भी कर सकते हैं। बट बेसिकली कैनरा बैंक से हम लोग ट्रांजैक्शन कर ही रहे हैं, तो हम लोग लुब्रिकेंट को अगर बेचेंगे तो लुब्रिकेंट को बेचेंगे तो उस पर GST लगेगा। तो बेसिकली हम लोगों ने जब पेट्रोल बेचा तो GST नहीं चार्ज हुआ था, अब हमने लुब्रिकेंट बेचा तो GST चार्ज होगा। अब इसकी मोड ऑफ पेमेंट भी हम लोग कह सकते हैं, या तो हम लोग चेक से दे सकते हैं या हम कार्ड से दे सकते हैं। आप ATM से करें या आप कार्ड से करें, इट्स योर चॉइस कि आप लोग किस मोड ऑफ पेमेंट का यूज़ करते हैं। यहाँ पर आप लोग को स्पेसिफिक बैंक का नाम दे देना है कि किस बैंक का कार्ड आप लोग यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप लोगों ने PNB बैंक का यूज़ किया है, तो यहाँ पर आप PNB बैंक का यूज़ कर सकते हैं। होप आप लोग को ये बातें समझ में आ गई होंगी। अब चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। अब मोड ऑफ पेमेंट मान लीजिए अगर पेटीएम होती है तो हम लोग वो भी करके देख लेते हैं। एक बार यहाँ पर Alt+C करके पेटीएम का लेजर बनाएंगे, लेकिन पेटीएम का लेजर किसके अंडर बनेगा? दैट इज बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक अकाउंट में ही आप लोग को वो सारे ऑप्शंस मिलते हैं जो मैंने आप लोग को दिखाए थे। क्योंकि अगर आप इसे अदर मोड में ले लेंगे तो वो सारे ऑप्शन आप लोग को नहीं दिखेंगे, बैंक अकाउंट में ही वो सारे ऑप्शंस आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर पेटीएम से पेमेंट करना है तो यहाँ पर वो मोड ऑफ पेमेंट भी आप लोग देख सकते हैं। पेट्रोल ले लीजिए, और यहाँ पर पेट्रोल लेने के बाद 4 लीटर पेट्रोल आपने सेल आउट किया और इस पर GST नहीं लगेगा। डीजल भी आप लोग सेल आउट कर सकते हैं। यहाँ पे सेल आउट किया डीजल टैंक से, और यहाँ पर 65 रुपये के रेट से आप लोगों ने बेच दिया। अब देखिए यहाँ पर आप लोग को अलग अलग मोड ऑफ पेमेंट मिल रहे हैं। यहाँ पर आप अदर्स ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ATM पेमेंट पेटीएम का ऑप्शन नहीं है। यहाँ पर आप अदर सिलेक्ट करके डाल सकते हैं और उसे पेटीएम बैंक में स्पेसिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पर अब हम लोगों ने सारी सेल्स एंट्री कर ली है। अब एक बार स्टॉक्स रिपोर्ट देख लेते हैं। स्टॉक समरी चेक करें तो हमारे पास सारी की सारी स्टॉक समरी आ चुकी है। देखिए सारी स्टॉक समरी आप लोग देख सकते हैं हमारे पास आ चुकी है। और अब बैलेंस शीट भी अगर आप चेक करना चाहें तो बैलेंस शीट भी आप लोग देख सकते हैं। बट उससे पहले डिस्प्ले में जाइए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाइए, GST में जाइए, GSTR1 में जाइए, और GSTR1 में जाकर आप देखें तो आप लोग के पास B2C सप्लाई जो आप लोगों ने की थी वो कितनी थी, इसका ITC आप लोग को क्लेम हो जाएगा, क्योंकि ये B2C सप्लाईज है। और यहाँ पर नील रेटेड सप्लाइड है, नॉन GST गुड्स हैं, तो इनका ITC आपको क्लेम नहीं होगा। तो जो GST गुड्स हैं वो सप्लाई, उसका ITC आपको क्लेम हो जाएगा। उसके बाद GSTR2 में देखें तो ये है वो चीज़ जो ITC आप क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पर 89,280 रुपीज़ का जो ITC है आप क्लेम कर सकते हैं, क्योंकि यही ITC है जो परचेज के टाइम पे आपने पे किया था। तो परचेज के टाइम पर ये क्लेम किया जा सकता है। अगर 3B देखें तो वहाँ पर आप लोग को साफ साफ दिखाई देगा कि एलिजिबल ITC आपका कितना है। वो देखिए 89,280 रुपीज़ का जो आपका एलिजिबल ITC है आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर वो शो हो रहा है। सो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये पॉइंट भी बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा और इसमें सारी चीज़ें आप लोग को क्लियरली समझ में आई होगी। चलिए दोस्तों, इतना काम करने के बाद अभी काम खत्म नहीं हुआ है, और भी बहुत कुछ है। बैलेंस शीट एक बार चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट का भी पूरा रिपोर्ट आप लोग के सामने है। क्लोजिंग स्टॉक, बैंक अकाउंट, कैश, डेटर्स, सब कुछ तैयार है। अब बात आती है
कि कई बार हमारे पास जो स्टॉक होता है वो स्टॉक में शॉर्टेज आ जाती है। अब स्टॉक की जो शॉर्टेज है उसको करने के लिए पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक बार पेमेंट्स कर लेते हैं। पेमेंट्स किस तरह की पेमेंट्स, हम लोग ये बात करते हैं। तो जो पेमेंट्स है मैं यहाँ पर बता रहा हूँ आप लोगों को, वो है कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की, जैसे लाइट एक्सपेंस मैंने आप लोगों को बताए भी थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कि हमें क्या करना होता है, इन सारे बिजनेस के साथ, इस काम के साथ हमें कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी करने होते हैं, जैसे लाइटिंग एक्सपेंस का पेमेंट, और साथ साथ आप लोग यहाँ पर टेलीफोन बिल का पेमेंट ये भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग यहाँ पर टेलीफोन बिल के अलावा आप लोग यहाँ पर स्टाफ की सैलरी का पेमेंट भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने जितना जितना पेमेंट किया है वो सारा का सारा हम लोग डेबिट कर रहे हैं और क्रेडिट कर देंगे, बैंक से पेमेंट कर देंगे या हम लोग कैश में पेमेंट कर देंगे। इट्स चॉइस ऑफ द कंपनी। तो जो कंपनी है उसकी चॉइस है कि ये किससे पेमेंट कर रही है, कौन सा मोड ऑफ पेमेंट ले रही है। यहाँ पर हम लोगों ने बात की 1.5 लाख रुपए से हम लोगों ने सेल कर दिया, स्टाफ सैलरी हम लोगों ने दे दी है 1.5 लाख रुपए की। और लाइसेंस फीस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि लाइसेंसिंग फीस भी आप लोगों की बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आप लोगों को देखनी पड़ेगी इसके अंदर, वो है 65,000 की। आप लोगों ने मोड ऑफ पेमेंट यूज़ किया कौन सा, क्रेडिट कार्ड का या कैश का या बैंक का, ठीक है। सो यहाँ पर आप लोग बैंक का मोड यूज़ कर सकते हैं, कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं और कार्ड नंबर डाल के आप लोग यहाँ पर ट्रांजैक्शन को फाइनल कर सकते हैं। सो बेसिकली यहाँ पर ये काम होते ही आप लोग का प्रोसेस जो है लगभग खत्म हो चुका है, लेकिन अभी भी कुछ बातें शेष हैं। तो वो शेष बातें हम लोग आप लोग को बताएंगे ज़रूर। चलिए देखते हैं। पहले हम लोग ये एडजस्ट कर लें, आप चाहें तो लाइटिंग एक्सपेंस को सेपरेट खर्चों को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे 21,000 रुपये का खर्चा किस लिए दिया है आप लोगों ने ये बता सकते हैं, और जो अगला खर्चा है वो स्टाफ सैलरी है वो कितने की दी है आप लोगों ने ये भी बता सकते हैं। जैसे स्टाफ सैलरी आप लोगों ने दी है 1.5 लाख रुपए की, तो इसे स्पेसिफाई कर सकते हैं आप लोग 1.5 लाख रुपए। इस तरीके से बाइफ्रिकेशन हो जाएगी कि आप लोगों ने पहला कार्ड पेमेंट किया है और 1.5 लाख का चेक दिया है, और लाइट एक्सपेंस के अलावा स्टाफ की सैलरी और लाइसेंसिंग फीस दी है 65,000 की, और टेलीफोन बिल दिया है फाइनली जो भी आपका है रिमेनिंग अमाउंट का। तो टेलीफोन बिल जो बचा वो आपका रिमेनिंग अमाउंट का हो गया। तो यहाँ पर आप लोग इस तरीके से बाइफ्रिकेशन कर सकते हैं इस स्क्रीन पर। ये बाइफ्रिकेशन होने के बाद आप लोग सारी चीज़ें डिटेल्स में बता सकते हैं, इसे एक्सेप्ट कर लीजिए और आपकी एंट्री हो गई। सो बेसिकली ये एंट्री भी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट मेन फाइनल प्रोसेस की, उसके बाद हमारा जो ये कॉन्सेप्ट है खत्म होता है। लेकिन अभी कॉन्सेप्ट में आप अगर एक बार चेक करें अपना बैलेंस शीट, अपना P&L, तो एक बार देखें तो यहाँ पर आप लोगों को दिखना है सब कुछ बिल्कुल क्लियर है, सब कुछ बिल्कुल साफ है जो आप लोग को यहाँ पे शो हो रहा है। स्पेशली आप लोग के अकाउंट्स मेंटेन हैं। अब बात करते हैं स्टॉक समरी की, और स्टॉक समरी में जाकर हम लोग ये देखते हैं, एक रिपोर्ट आपको और दिखाता हूँ, नई रिपोर्ट। मैंने ये रिपोर्ट आप लोग को दिखाने के लिए ओपन की है। तो चलिए देख लेते हैं। ये एक नई रिपोर्ट है जो आप लोग को देखने को मिलेगी इसके अंदर। नई रिपोर्ट में क्या है, स्टॉक ट्रांसफ़र नहीं, मैं आप लोग को यहाँ पर स्टॉक आइटम दिखाना चाह रहा हूँ और इसका एनालिसिस दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसमें बड़ी अच्छी चीज़ देखने को मिलती है। ये देखिए पेट्रोलियम का एनालिसिस आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही बढ़िया एनालिसिस देखने को मिल रहा है। यहाँ पर सप्लायर कौन कौन है, जहाँ जहाँ से आप लोग का इनवर्ड आया है वो भी दिख रहा है, और आउटवर्ड कहाँ कहाँ गया है ये भी दिख रहा है। डीजल की बात करें तो डीजल के सप्लायर कौन कौन है और बायर्स कौन कौन है, और यहाँ पे देखिए लुब्रिकेंट की बात करें तो लुब्रिकेंट में भी ऐसा दिख रहा है। तो ये स्टॉक का एनालिसिस है, बहुत ही बढ़िया रिपोर्ट है, चेक कर सकते हैं आप लोग। उसके बाद स्टॉक समरी पर जाएं, तो स्टॉक समरी पर जाने के बाद आप लोग यहाँ देखिए, मान लीजिए कि पेट्रोल जो अभी आपको दिखाई दे रहा है दैट इज 2475। अब मैंने आप लोग को एक्चुअल स्टॉक और फिजिकल स्टॉक के बारे में बताया था। मान लीजिए कि आपका एक्चुअल में जो स्टॉक है वो 2400 लीटर का है, लेकिन यहाँ पर जो आप अकाउंटिंग कर रहे हैं यहाँ पर आपको शो हो रहा है 2475 का। तो इस केस में आप लोग को जो 75 का शॉर्टेज है वो आप लोगों को लॉस हो गया है। अब उस लॉस को कैसे आप लोग दिखाएंगे वो हम लोग यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो बेसिकली हमको ये पता है कि ऑन 2 अप्रैल जो फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन हुआ तो पता चला कि जो हमारा पेट्रोल का एक्चुअल में क्वांटिटी है वो 2400 लीटर है, यानी हमारे पास 2475 नहीं 2400 लीटर का ही पेट्रोल पड़ा हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर पोस्ट डेटेड डाल देते हैं, यानी 2 अप्रैल को अगर आप चेक करेंगे तो इस एंट्री में आप लोग को दिखाई देगा 2400, लेकिन अगर आप 2 अप्रैल से पहले का चेक करेंगे तो आप लोग को दिखाई देगा 2475।
यानी जो भी ट्रांजैक्शन अगर 2 अप्रैल से पहले की चेक की जाती है तो फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन ना होने की वजह से वो स्टॉक एक्चुअल पे दिखाएगा जो आप लोग की अकाउंटिंग में यूज़ कर रहे हैं आप लोग। लेकिन जब आप लोग फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेंगे तो उसके बाद वो फिजिकली वेरीफाई होने के बाद सही स्टॉक तब दिखाएगा। यानी 2400 वेरीफाई हो चुका है। अब अगर आप देखें, अब अगर आप इसे एक्सेप्ट करने के बाद देखें तो अगर आप 1 अप्रैल को चेक करेंगे तो 1 अप्रैल को आपका स्टॉक दिखेगा 2475 का। यहाँ देख सकते हैं स्टॉक समरी में। तो अभी देखिए आपका 1 अप्रैल है यहाँ पर, तो 1 अप्रैल को आपको दिखाई दे रहा है 2475 का। जैसे ही इसे 2 अप्रैल करेंगे तो फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन होने की वजह से ये 2400 दिखाई दे रहा है। अब ये जो 75 लीटर का जो हमारे पास शॉर्टेज आया, ये हमारा एक नुकसान है। ये नुकसान जो हमें भरपाई करेगा, ये नुकसान मैंने आप लोगों को बताया भी था कि किस किस वजह से हो सकता है। वो नुकसान की भरपाई कौन करेगा हम लोग को? वो कंपनी करेगी जिस कंपनी से हम लोगों ने ये परचेज किया था। सो वो इंसेंटिव मिलेगा हम लोग को। इसको चेक करना है तो हम लोग यहाँ पर कंट्रोल एन कर लेते हैं और जो 75 का नुकसान हुआ उसका रेट पता लगा लेते हैं कि किस रेट किस अमाउंट से नुकसान हुआ है। तो यहाँ पर 75 इंटू 71.40 करते हैं और यहाँ पर 5355 का जो 5355 रुपये का नुकसान है ये हमें इंसेंटिव के तौर पर कंपनी से मिल जाएगा। सो बेसिकली कंपनी की तरफ से हम लोग को ये 5355 रुपये का इंसेंटिव की तौर पर बेनिफिट मिल चुका है। इसे हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, रिकॉर्ड कर देंगे। सो चलिए देखते हैं, डेबिट कर देंगे उस कंपनी को जिस कंपनी का से हमें ये इंसेंटिव रिसीव होगा। तो जर्नल एंट्री हम लोग को पास करनी होगी, वो है 5355 रुपये। तो यहाँ पर लिख देंगे 5355 और अगेंस्ट रेफरेंस लेने के बाद यहाँ पर क्रेडिट कर देंगे इंसेंटिव को, और सी करके हम लोग बनाएंगे इंसेंटिव और इनडायरेक्ट इनकम के अंदर। इंसेंटिव लेने के बाद इनडायरेक्ट इनकम ले लेंगे और इनडायरेक्ट इनकम लेने के बाद यहाँ पर जीएसटी एप्लीकेबल नो कर देंगे और फिर उसके बाद ये एंट्री हमारी फाइनलाइज हो गई। अब अगर आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस चेक करेंगे तो आपका जो स्टेटस है वो ये दिखाएगा कि आप लोगों को इंसेंटिव मिल चुका है 5355 रुपये का। ये यहाँ आपको नुकसान होने की वजह से मिला है जो 75 यूनिट का आपको नुकसान हुआ था। तो बेसिकली ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई हैं और इस बात में मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया है कि क्या है पॉइंट। आप लोग यहाँ पे चेक कर लीजिए अपना पूरा स्टेटस, अपना देख लीजिए आप लोग का बैलेंस शीट में किस तरह का रिपोर्ट दिखाई दे रहा है और इसी तरीके से आप लोग सारा पॉइंट चेक कर सकते हैं। होप यू एंजॉय द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ गुड डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग। बाय।